अब पहले एक दो प्रश्नों का रिवाइज करा रहा हूं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आज प्लस ऐप पर एक क्लास भी लूंगा लेंस की, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास तो रहेंगी ऑफलाइन सोमवार से लेकर शनिवार तक, और 3 क्लास का सपोर्ट मिलेगा प्लस ऐप पर, वो बहुत जरूरी है। उसमें हम केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिस, चीजों को समझकर वापस से प्रैक्टिस। एक बार फॉर्मूले पे कमांड आ जाए, क्लियरिटी आ जाए, फिर प्रश्न करने का अलग ही मजा है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें समझें। जैसे अलग अलग तरह के डाउट आते हैं, जैसे मान लो यही सवाल है, अब बात करते हैं समझते हैं तब चीजें क्लियर होती हैं। जैसे मान लो ये प्रश्न है, ठीक है, इसकी आपसे पावर पूछी है और फोकल लेंथ। सुनो सुनो समझो वापिस एक बार, भले ही फोकल लेंथ भी पूछी हो, पहला हमें हमेशा पावर ही सोचना है। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आपको सीधा फोकल लेंथ सोचना ही नहीं, हमेशा क्या सोचना है, पावर, ठीक है। फिर क्या बात आई कि यार ये कौन है, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। ये रोज बोलेंगे, जब 100-150 बार बोल लोगे ना तब जाके ऐसा मजबूत हो जाएगा। पेपर में इफ एंड बट नहीं होगा। इफ एंड बट का कारण समझ लो कम रिवीजन, बस, और कुछ भी नहीं है। आप बार बार रिवीजन करोगे तब जाके वो होगा। ये देखो, रिवीजन, बार बार उसको आंखों से निकालना पड़ेगा, बार बार उसको पेन से घिसना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसा स्थायी हो जाएगा ना। ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, ऐसे तुमने यूं बह रहा है खून में, तुम कभी V बराबर आई अपन आर ही नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई, तुमने कितनी बार पढ़ लिया, सुन लिया, उसका रिवीजन कहां चाहिए। तो अगर मैं इसको 50 बार बोल लूंगा, लिखूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो कहां दिक्कत आएगी। F बराबर MA में कहां रिवीजन चाहिए। तो क्या वो ऐसा नहीं तैयार हो सकता, क्या प्रैक्टिस से हो सकता है ना भाई। थोड़ा सा और अब अपने आप की एनर्जी को पहचान कर सही डायरेक्शन में लगाओ, तो पावर आ गई पॉजिटिव। अब डिफरेंस, डिफरेंस बोलो, 0.6 बटे 0.3 प्लस 0, प्लेन सरफेस की 0, पॉइंट पर हटा 6/3 2, ये आंसर। अब फोकल लेंथ चाहिए। अब जैसे मैंने सोचा P बराबर μ2/f, आपने बताया था। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आ गया, यार μ2 लाइट आएगी तो रिफ्रैक्ट होके तो 1.6 में जाएगी ना, ना, μ2 है फाइनली जिसमें गई, फाइनली जिसमें गई, बताइए किस में जाएगी, 1 में। और आप ये नहीं लगा रहे हो, काहे लगा रहे हो, ये मैंने आपको कहा ना, अगर आजू बाजू एयर हो तो सीधा 1/f या 100/f। क्या बात क्लियर है। तो सर मैं तो μ2/f सोच रहा हूं, बिल्कुल सही सोच रहा है, पर वहां μ2 का मतलब है फाइनली रे जिस मीडियम में गई, और अगर आजू बाजू एयर है तो किस में जाएंगी, एयर में ही तो जाएंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। प्रश्न आएगा इस पर, फिर देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वापस समझाने में, एक एक पॉइंट को क्लियर करने में। ये देखो, वापस सुन ले एक बार, 5 मिनट लगेंगे, वापस सुन लो। देखो, सबसे पहले सरफेस पहचानो, बताओ कितनी सरफेस, ईमानदारी, 4, 1 2 3 4। सबसे पहले 4 सरफेस। पावर हमेशा सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। प्लेन सरफेस की पावर 0, ये 0। इस पे चले, इसका कॉन्वेक्स इधर है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, पावर माइनस, डिफरेंस 0.1 अपॉन 0.2, जो हाल इसका है वही हाल इसका है।
अब समझदारी लाओ, 1.6 1.5 1.6 1.5 20 20 मामला बिल्कुल आइडेंटिकल इनटू 2 प्लेन की पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 हटा, माइनस। ये साल का सवाल है 2023 का, ये साल का सवाल है नीट का, पावर आ गया। अब फोकल लेंथ चाहिए, अब थोड़ा परेशानी हो रही है यार क्या लगाऊं। अगर आजू बाजू इस पूरे सिस्टम के आजू बाजू एयर ही तो है, लाइट यहां से थोड़ी ना शुरू हो सकती है, लाइट तो बाहर से आएगी और यहां रुकेगी या एयर में ही जाएगी फाइनली, बाद में एयर में तो जाएगी लाइट, बाद में फाइनली यहां रुक कैसे सकती है, यहां कोई मिरर है क्या, मिरर है थोड़ी ना, तो लाइट तो रिफ्लेक्ट होके फाइनली हवा में जाएगी। तो क्या लगाऊंगा, P बराबर 100/F। अब क्या हो गया ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब प्लस एफ पर क्या होगा, 10 मिनट ऐसे 3 प्रश्न और आ जाएंगे तो और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा मजबूत हो जाएगा कि हाँ सर कोई इफ एंड बट नहीं है। तो प्रैक्टिस की बात है, क्लास में एक लिमिटेड समय है, सब चीजें हमें बतानी है, समय पर कराना है। अपने पास वो प्लस ऐप है, जबरदस्त चीज है वो, एक साथ सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और एकदम साफ क्लियरिटी से मजा आता है पढ़ने में। तो वहां और प्रैक्टिस का, हमारी थोड़ी मेहनत लगती है, लगे जाएगी क्या दिक्कत है, 5 मई तक तो करनी है, फिर 2 महीने आराम मिलेगा, फिर जून जुलाई में नए बच्चे आएंगे तब पाल, तो 5 मई तक मेहनत करने में कोई समस्या थोड़ी ना है। नहीं हाँ है क्या, पक्की बात है। चलो आगे बढ़े, लिखो क्लास नोट्स निकाल लो। तो भैया पावर वाला मेथड एक बार फ्री में रिवाइज करा दिया, आज बारिश हो रही थी तो अपन ने एक मेथड रिवाइज कर लिया कि चलो भाई आज ये बारिश को डेडिकेटेड। चलो हाँ मॉडल भी करा दीजिएगा, अभी डाउट बताएंगे बिल्कुल। चलो अब रुको, लिखो लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। सर वो एक बार वो सिलेबस वाला बता दो ना, बिल्कुल कमिटेड है, डे 1 से बताया था, फरवरी के एंड तक होगा, आज भी बता रहे हैं फरवरी के एंड तक होगा पूरा फिजिक्स का, और पूरा पोस्टमार्टम आपको एग्जैक्ट 15 दिन बाद बताऊंगा कि कब खत्म होगा, कौन सा टॉपिक कब पूरा होगा। और पहले दिन से लेकर आज तक वापस बोल रहे हैं फरवरी का एंड, बोले तो फरवरी का एंड फिजिक्स पूरा तमीज से हो जाएगा, सही है। चलो अब आई वो एसएसटी का पूछ रहा है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ एसएसटी का कैसे बताऊंगा यार। चलो लेके हैंग डालिए, लेंस फॉर्मूला। चलो अब ले शांत हो जाओ, अब फटाफट फटाफट भावनात्मक नहीं होंगे जल्दी से। तो हम सभी जानते हैं 2 लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। फटाफट फोटो बनाओ, आज पूरी 10वीं क्लास है, पूरी 10वीं क्लास है, थोड़ा सा तेज लिखेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स की रोज बोलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, लिख ले भैया बाद में बता देना उसका डाउट। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, मतलब ये रह जाएगा नहीं तो फिर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस। लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला 10th क्लास का, इसे बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। इसमें हमेशा वैल्यूज साइन के साथ रखते हैं, इसमें हमेशा वैल्यूज साइन के साथ रखते हैं। अननोन क्वांटिटी का कभी साइन नहीं रखा जाता, अननोन क्वांटिटी का साइन कभी नहीं रखा जाता। चाहे अननोन u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, कभी अननोन का साइन नहीं रखना है, उत्तर हमेशा साइन के साथ ही आएगा। बाकी जो नोन है वो हमेशा साइन के साथ ही रखे जाएंगे। फिर मैग्निफिकेशन, 2 तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं जिसको आज हमें अगले आधे घंटे समझना है, और ये मिरर में भी हमें काम देगा।
एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके समझना, ताकि ये मिरर में भी क्या होगा, डबल बेनिफिट मिलेगा। यहां समझोगे सीधा सीधा कहां एप्लीकेबल है, मिरर में, तो मजे आ जाएंगे। तो मैग्निफिकेशन, पूरा फोकस पढ़ाई पे करो ताकि घर जाके होमवर्क करने में मजा आए। जैसे तुम रोज जिसने होमवर्क मेंटेन किया है, आप देखो अपने से काफी सवाल बन रहे हैं, इक्का दुक्का जो अटक रहे हैं वो सब मैं बता दूंगा, पर आप देखो अगर आपसे 70 80 90% सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब बहुत हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। कल कितने होमवर्क दिए था, 18, और 18 में से आपके 12 13 14 बन रहे हैं, मतलब अपना बिल्कुल सही चल रहे हैं। और वो 3 4 भी पता है क्यों अटक रहे हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। जब यही चीज आप 2 बार पढ़ के खुद करोगे ना, वो 4 भी बन जाएंगे। आप समझो बात को, वो 4 इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि अभी हम पहली बार ही तो पढ़ा है। जब इसको 1 2 बार और पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करोगे, तो उन 4 के प्रति हमारी सोच, एबिलिटी और बढ़ जाएगी, और वो चीजें भी बनने लग जाएंगी। इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चलो, मैग्निफिकेशन कितने तरह का, 2 तरह का, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। 1 बाय 1 दोनों को पढ़ना है अगले 1 घंटा। चलो पहला लिखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जिसे बोलते हैं ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन। ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन, देखना आप। अभी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास में खूब पढ़ते थे। एक कैंडल रखी यहां पर, और इस कैंडल की हम क्या बनाना चाहते हैं, इमेज। ये देखिए इमेज, इमेज बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। ये है साहब इमेज। सर बड़ी छोटी कब बनेगी, डिपेंडिंग आप कहां रखते हो, याद करो, वो भी सिलेबस में भी सिखाऊंगा। एफ और 2F के बीच में, इन्फानाइट और 2F के बीच में, 2F पर, एफ पर, तो वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि इमेज छोटी बढ़ेगी या बड़ी। सही शब्द याद दिला देता हूं, मन खुश हो जाएगा। डिमिनिश बनेगी या एनलार्ज बनेगी, वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर, कि आपने वस्तु कहां रखी है, उस हिसाब से इमेज की क्या आएगी, पोजीशन। तो ये देखो, ये क्या मैग्नीफाई हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड ऊंचाई। ये ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी। इमेज बड़ी बन सकती है, छोटी, बड़ी, छोटी। ये क्या चीज हो रही है, हाइट, हाइट, इसलिए से बोलते हैं ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स क्यों आया, ट्रांसवर्स आया, हम बायो के बच्चे हैं, हमें पता है तना होता है, तना जिसे बोलते हैं स्टेम। स्टेम को 2 तरह से काटते हैं हम। एक तो काटते हैं चाकू ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। और एक लंबाई के लॉन्ग काटना, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां भी कोई शब्द आया है तो उसका कोई मीनिंग तो होगा। ट्रांसवर्स शब्द आया है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। देखो आप, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितने डिग्री पर है, 90। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स, ऐसे ही सिकंदर सर ने पढ़ाया था, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो हर शब्द के पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। यहां ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखी गई है, परपेंडिकुलर। क्या बात क्लियर हो रही है। ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, HI बटे HO बराबर V बटे U। HI बटे HO बराबर V बटे U। एक एक शब्द बोल लो, HI हाइट ऑफ इमेज, कोई शर्म नहीं है लिखने में, काय को होशियारी में रहे, लिख दो ना, हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, M ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, अनुप्रस्थ आवर्धन। डायग्राम ही बनाते रहे ना, फटाफट लिखे ना, स्केल से डायग्राम बना रही है। नर्चर के बच्चे होते ना 11वीं के, m बराबर HI अपॉन HO V बाई U। सराउंडिंग नहीं रखा तो 1 मानते हमेशा, कुछ भी गिवन नहीं है तो सराउंडिंग हमेशा क्या मानेंगे? 1। बिल्कुल। एक्साइज आ रहा है सही, तो फिर करेक्शन हो गया होगा। पिछले साल तो था करेक्शन, इस साल हो गया होगा अपडेट। और बता, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पक्का? चलो बढ़ो आगे। अब आते हैं, सीखो। इस m के दो फॉर्मूले और हैं। एक m का है f अपॉन f प्लस यू, और एक है f माइनस वी अपॉन एफ। दोनों में आपको 2 मिनट में डिराइव करके दिखा देता हूं, पर अपन को परीक्षा में सीधे याद होने चाहिए, बहुत काम के हैं। m बराबर f अपॉन f प्लस यू, f माइनस वी अपॉन एफ। अब HI HO के साइन कन्वेंशन देख लें। अगर ऑब्जेक्ट HO, अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। देख लो इसमें कौन पॉजिटिव लोगे, HO या HI? HO, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से कहां है? ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव। बहुत आसान है भाइयों, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना तो ऑप्टिक्स मतलब सबसे स्ट्रांग हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, रिवीजन भी करा देंगे आपको, पर होमवर्क कर लो, फॉर्मूले लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो, ELP अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है नेगेटिव। अब ये फॉर्मूले कहां से आए, 1 मिनट देख लो, आप लिखना मत, कॉपी मत भरना, लिख लो। देखो मैं जानता हूं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। लिखना नहीं है, सिर्फ देखो, u से मल्टीप्लाई कर दिया, u बाई वी, u बाई यू, u बाय एफ। v बाई यू होता है m, तो u बाई वी उल्टा 1 बाई m, u से u कट गया 1, u बटे f, तो u बटे f प्लस 1, एलसीएम f, u प्लस f उल्टा f अपॉन f प्लस u। ये आ गया, आवश्यकता नहीं है इसलिए इरेज ऑल, पर करके देख लिया ताकि आइडिया लगे कि यार अलग से कहीं नहीं आया है, सब चीजें इधर से उधर जुड़ी हुई होती हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सीधा हमें रिजल्ट याद होना चाहिए। बोलो क्या बात क्लियर है? चलिए अब थोड़ा साइन कन्वेंशन खेल लो। यही डर लगाता है, इसको रोज सीखो। कल भी याद दिलाना कि आशीष सर एक बार लेंस का साइन कन्वेंशन फिर सिखा दो, फिर सिखा दूंगा। प्लस माइनस में ही गलती होती है, यही दिक्कत है, यही बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको अच्छे से फिल कर दो, बढ़िया। अब साइन कन्वेंशन कैसे खेलते हैं? फोकल लेंथ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखते चलो, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लिखते चलो। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, हर 2 पेज बाद लिख लो, एकदम यो दिमाग में बैठ जाएगा। अब 2 चीज बची, एक बचा ऑब्जेक्ट और एक बचा इमेज। अब ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। 4-5 दिन पहले भी सिखाया था, आज वापस सिखाता हूं, देखना और बहुत मन से समझना।
सुनना, अब शब्द बोलना, मैं क्या बोल रहा हूं। ऑब्जेक्ट का निर्णय आप और मैं नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का निर्णय करता है इंसिडेंट लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट लाइट का। ये रही इंसिडेंट लाइट। कौन होती है इंसिडेंट लाइट? जो लेंस के ऊपर गिर रही है। यहां तो इसका इंटरसेक्शन नहीं है, क्या आगे है? हाँ आगे है। ये देखिए आशीष सर, डॉट डॉट क्यों बनाया? अच्छा बोलो, लेंस इनको सीधा जाने क्यों देगा? जब आप हवा से कांच में आओगे तो इसके पाथ को बेंड कर देगा, तो बेंड करके ये कभी सीधा नहीं जा पाएगा। मतलब इंसिडेंट रे कभी वास्तव में नहीं मिल पाएंगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। देख लो, केवल 2 ही प्रश्न है पूरे एनसीईआरटी मॉड्यूल ईएलपी में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, बाकी सब रियल ऑब्जेक्ट के ही हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बच्चा परेशान होता है। आप आराम से समझो, पहले तो रियल वर्चुअल का मिथ हटा दो, वो केवल गंदगी है। रियल मतलब वास्तव में होता है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। केवल एक डेफिनेशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये येलो रेज इंसिडेंट है, इनका इंटरसेक्शन ढूंढना यार बिंदास। पीछे तो हो नहीं सकता और आगे होगा। सर डॉट डॉट क्यों बनाई? बात करना, डॉट डॉट क्यों बनाई? लेंस इनको सीधा गुजरने क्यों नहीं देगा बताओ? क्योंकि जब वो लेंस में से जाएंगे तो इवेंट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा और लाइट अपने पास से क्या हो जाएगी? बैंड। अब बताओ वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। अब मुझे दूरियां नापनी है, तो बंटी को खड़ा कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब बताओ लाइट, लाइट की डायरेक्शन दे रखी है तो कहां जा रही है? आगे। 3 दिन पुराना सेंटेंस मुझे याद है, आप भूल गए, सर एक बार रिवाइज करा दो। अगर लाइट की डायरेक्शन दे रखी हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगेगा। और अगर नहीं दे रखी हो तो ऑब्जेक्ट। कितने बढ़िया सेंटेंस है यार, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो याद ही नहीं कर रहा तो अभी कि अगर लाइट की डायरेक्शन दे रखी हो तो वेल एंड गुड, लाइट की दिशा दे रखी है। अब बताओ ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कहां भागेगा? आगे। लाइट भी, इसलिए कहा जाता है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट U is always positive. For virtual object U is always positive. अच्छे से देख लो। अब आशीष सर रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट तो बड़ा आसान, 10वीं कक्षा में ये साहब कैंडल रख दी यहां पर, ये कैंडल रख दी यू दूरी पर। 10वीं कक्षा में सारे सवाल ऐसे ही थे, एक आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बताओ कैंडल के लिए क्या होगा? अब दिमाग तो क्या कह रहा है? दिमाग होशियार है ना यार, सिमेट्री पकड़ता है। दिमाग कितना तेज चलता, आप चलाते ही नहीं हो। जैसे घर पे आपने देख लिया, पिताजी ऑफिस से आए और माँ को चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती, बेकारण, कोई मतलब कारण नहीं है तो भी चिल्ला रहे हैं, है ना? तो आपको लग गया यार थोड़ा सा आज माहौल गड़बड़ है, तो आपको पता चल गया नहीं यार अभी आज पंगे लेने का समय नहीं है। आप सीधे अपने कमरे में, साइड में जूते टेढ़े मेढ़े पड़े हैं तो जूते भी साइड रख देते हो, है बैग पड़ा हुआ कहीं, हम बैग को दबाया और सीधे कमरे में। आपको पता है ना यार, आपने ये, अच्छा ये चीजें क्या किताब में पढ़ी है क्या आपने? कहाँ पढ़ी किताब में? किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। आपने समझा है, देखा है माहौल को घर के, यार ऐसे परिस्थिति में ऐसा किया जाता है। बड़े भाई को या बड़ी बहन को डांट पड़ रही है, बड़े भाई को जूते पड़ रहे हैं, आप तुरंत साइड से कट लेते हो, नहीं भैया अभी कोई मतलब नहीं। ये चीजें किताब में कहाँ हमने लिखाई है? हमने तो कभी नहीं बताई आपको। आपने परिस्थितियों को देखकर खुद जजमेंट किया है कि यार ऐसे में ऐसे किया जाता है। क्या पिताजी से 5वीं 6ठी 7वीं में होते तो कुछ मांगना होता था तो पिताजी आए, पानी पूछ लिया, खाना सर्व कर लिया, है थोड़ा सा बटरिंग कर ली, उसके बाद 100 रुपए चाहिए पिताजी, है? ये आपने चीजों को सीखा है ना यार, वो अपन यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते? यहाँ क्या है यार, वर्चुअल का अगर U पॉजिटिव है, वर्चुअल का U अगर, तो रियल का तुक्का मार,
नेगेटिव होगा ना, उल्टा हो गया ना। अगर वर्चुअल का पॉजिटिव तो रियल का, और समझना है तो देखना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या निकाली, लाइट रे, बंटी को खड़ा किया यहां, लाइट की दिशा बताओ, आगे जा रही है, बता बंटी कहां भागेगा, पीछे, तो यू बता नेगेटिव। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के बारे में मत बात कर, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट माना जाए। 98% सवालों में कुछ भी मेंशन नहीं होता, वो कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा उसको क्या माना जाए, रियल। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा रियल का यू नेगेटिव। अच्छे से लिख लो, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तसल्ली से बैठा लो, ये शॉर्ट नोट में भी जाएगी स्लाइड, बॉक्स में डाल लो इस पूरे को, दिमाग में बैठाओ। वर्चुअल, और रटना भी नहीं है, आप परीक्षा में चित्र बना के खुद देख लो। और ये सब बातें मिरर में भी एप्लीकेबल है, तो यहां आपने दिमाग लगा के समझ ली ना, मिरर में कट कॉपी पेस्ट, यूं आनंद आएंगे आपको खटाखट। 2 दिन में मिरर खत्म हो जाता है, क्योंकि लेंस में अगर आपने समय बिता लिया तो मिरर में दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए तसल्ली से, ये देखो ये बात लिखो, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे सवाल कैसा आएगा आशीष सर बता दो, मैं बताता हूं, ऐसे लैंग्वेज आएगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, बच्चों एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छे बच्चे हो ना, मजा आ जाता, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। An object is placed, बस an object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। अब देखो पूरे प्रश्न में कहीं मेंशन नहीं है कि रियल है या वर्चुअल है, तो देखो वो वाक्य याद आएगा गुप्ता जी ने क्या समझाया है। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, टेक इट एज अ रियल, एंड फॉर रियल यू इज नेगेटिव। तो बताओ ऑब्जेक्ट 10, तो 10 नहीं -10। 98% सवाल में यही होता है, देख लो ये स्लाइड बढ़िया, अच्छे से समझ लो, 5 मिनट ले लो, ये प्रश्न की भाषा है, इसको भी देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, रियल है या वर्चुअल। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसे हमेशा क्या लिया जाए, रियल, एंड फॉर रियल यू इज नेगेटिव। तो 10 नहीं -10। बोलो क्या यू क्लियर हुआ? एफ ऊपर मैंने लिख ही दिया, और वी का साइन भी बहुत कुछ बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया था 3-4 दिन पहले, अगर आपको याद हो। अगर वी पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। इमेज कैसी बनेगी, रियल। वी कैसा आता है, पॉजिटिव, फुल लेंस। सर एक बार चित्र बना के बता दो, बना लो। हर चीज घर पे भी ऐसे ही पढ़ो, कि जैसे ये 2 पॉइंट सिखाए ना, खुद डायग्राम बना के बात करो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे ही आप भी घर पे पढ़ो, इसको ऐसे रटो मत। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, जय माता दी, रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, ऐसे नहीं रटा जाता है ना। उसको डायग्राम बना के याद करो, कि देखो बंटी को खड़ा किया सेंटर पे, ऑब्जेक्ट के लिए बंटी पीछे भाग रहा है, लाइट कहां जा रही है, आगे।
ऐसे डिस्कशन करके फिजिक्स पढ़ी जाती है, तो फिर वो क्या एकदम याद रहती है। अच्छा, क्या याद आ जाता होगा कि इतना सारा फिजिक्स भी, ओसी भी, आईओसी भी, फिर आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर वो आपकी वो इक्वेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन है भाई साहब, ये सब याद आ जाता होगा क्या? आप सोचो ना, पी ब्लॉक भी, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, फिर एक्सेप्शन भी इतने सारे। तो एक प्रश्न ये, एक प्रश्न ये, दूसरा इसका पहलू सुनना तो कॉन्फिडेंस आएगा। यार पिछले 50 साल से परीक्षा हो रही है, हर साल बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, सिलेबस इतना ही है और इससे ज्यादा ही था पहले सालों में, तो हमेशा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट सीट पे पहुंच रहे हैं, काम चल रहा है, इसका मतलब ये सब याद भी आता होगा। बिल्कुल, कितना वेल प्रूवन है। आप मत बताओ गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं तो। एक समय ऐसा लगता है अगर मुझे कोई जानकारी नहीं हो, यार इतना सारा बॉटनी, जूलॉजी, इतनी सारी याद करने की बातें, इतनी ट्रिक्स, इतनी बातें, ये एग्जाम में 3 घंटे में क्या याद आती होंगी क्या? तुरंत अभी नहीं पता चला। फिर हमने सोचा यार इतने सालों से परीक्षा हो रही है, हर साल बच्चे गवर्नमेंट सीट पे पहुंच रहे हैं, हर साल ऑब्जेक्टिव परीक्षा 3 घंटे की हो रही है, बच्चे पहुंच रहे हैं, मतलब ये सारा याद आता होगा। तो तुरंत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, हाँ यार ऐसा कुछ भी नहीं है याद नहीं आता हो, पक्का याद आएगा, बस अपन को उसको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। और आप किसी भी, अभी मार्च अप्रैल में अगर बच्चों के सेमेस्टर हो गए होंगे तो जो कोटा आएंगे तो मैं आपको कभी मिलवाऊंगा या परवेज सर के संपर्क में होंगे वो मिलाएंगे। आप जो सेलेक्ट हो गए ना उससे बात कर लो, वो कहेगा ही नहीं कि यार कठिन है, वो क्या कहेगा, सिर्फ प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस मतलब समझते हो, पढ़ना, एनालाइज करना, वापस पढ़ना, पेपर देना, पेपर की गलतियों को वापस सही करना, फिर वापस सही पढ़ना, प्रोसेस, प्रोसेस सही होना चाहिए। जैसे स्विमिंग है, आपको हमेशा एग्जांपल देते हैं, या कोई एथलीट है या कोई साइकिल है, प्रोसेस, उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, उसके पैर कैसे चल रहे हैं, अगर प्रोसेस सही है तो प्रैक्टिस से वो बढ़िया हो जाएगा। भाई वो स्विमिंग में उसका प्रोसेस ही गलत है, जिस तरह से हाथ चलने चाहिए अगर वो सही नहीं चल रहे हैं तो मतलब वहां उसको काम करने की आवश्यकता है। और एक बार उसने सही प्रोसेस पकड़ लिया फिर तो सिर्फ क्या चाहिए, प्रैक्टिस। इसलिए अपन को लगता है कि बहुत कठिन है, पर जब आप सेलेक्ट स्टूडेंट से बात करोगे या जब खुद बाद में बड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा यार इससे ज्यादा चैलेंज है लाइफ में, ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, अपन ले रहे हैं उसको, इसलिए अपने वो दिमाग में वो प्रेशर बन रहा है। आप प्रेशर ले काहे कर रहे हो, आप तो एंजॉय करो ना, कि अपन को तो सब्जेक्ट अच्छे से सीखना है। अब बता, रियल इमेज का वी पॉजिटिव कैसे, सर मैं नहीं याद कर रहा, तो एक डायग्राम बना, ये कैंडल ली, ये 2 रे बनाई, ये कन्वर्ज हुई, यहां क्या बनी, इमेज। अब खुद बताना अपने कॉमन सेंस से, 10वां लेक्चर चल रहा है, 10वां, क्या ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये वाली बताओ। इमेज को कौन डिफाइन करता है, आप, मैं, या रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ। अब बता क्या ये वास्तव में कट रही हैं, खुद बोलो, रियल या वर्चुअल। ठीक है, बंटी को खड़ा किया यहां, इमेज तक नापने के लिए बंटी कैसे भागेगा, आगे आगे भाग रहा है, लाइट भी, बता वी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बता रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव। हो गया, खत्म। अब सारे साइन कन्वेंशन आपको याद आ गए, एफ का हो गया, यू का हो गया और वी का हो गया। फॉर्मूला यहां वापस चिपका लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, m का v बाय u, f अपॉन f प्लस u, f माइनस v अपॉन f। भाई साहब भर भर के सवाल हैं इसमें, और गलती सिर्फ प्लस माइनस की करोगे, पहले बता रहे हैं हमें पता है गड्ढे कौन से हैं, प्लस माइनस की ही गलती है, उसको खेल जाओ एकदम बढ़िया से, हो जाएगा काम बढ़िया। आगे बढ़े, हाँ जी। प्लस और माइनस इन्फिनिटी से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1/इंफिनिटी हो या 1/-इंफिनिटी हो, दोनों केस में जीरो, तो इन्फिनिटी के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता।
या इन्फिनिटी रखेंगे या माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, 1/इन्फिनिट हमेशा क्या होता है, 0। सही है। चलो बोलो आगे बढ़ें क्या। ये तो हुआ साहब ट्रांसवर्स। अब देखना लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है वो समझते हैं। लिखें, हेडिंग डालिए। रुकूं क्या, जल्दी आओ। हाँ बिल्कुल निखिल, मैग्निफिकेशन के फॉर्म, इन सभी फॉर्मूले में जब भी वैल्यू रखी जाएगी साइन के साथ रखी जाएगी, चाहे इसमें चाहे इसमें। ठीक है, जब भी वैल्यू रखेंगे साइन के साथ रखेंगे, अननोन का साइन नहीं रखेंगे, बस जो चीज नहीं पता उसका साइन नहीं रखेंगे, बाकी हमेशा हर चीज का साइन रखा जाएगा। ठीक है, चल अब लिखें लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, अब मजे आएंगे देखना, ये थोड़ा सा दिमाग वाला है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसके सवाल 2-3 ही है पूरे मॉड्यूल ईएलपी पुराने पेपर में। अब इसमें अंतर क्या पहले समझो। इसमें ऑब्जेक्ट ऐसा रखा गया है, ये देखिए। क्यों लॉन्गिट्यूडिनल है बताओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। स्टेम को काटना लंबाई के अलोंग, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। याद करो, जो ऑब्जेक्ट है वो देखो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, जबकि पहले में कैसा था, परपेंडिकुलर। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। तो सर दिक्कत क्या है, भैया दिक्कत है। क्या दिक्कत है आप समझना गंभीरता को। अब इसके हर पॉइंट की दूरी अलग अलग है लेंस से। अभी तक समस्या क्यों नहीं थी, पूरी 10वीं में ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इसके हर पॉइंट की दूरी लेंस से बराबर थी। गंभीरता को समझो। जैसे ये लेंस है, ये लेंस है, या ये दीवार लेंस है, ऑब्जेक्ट ऐसे था तो अब ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट की दूरी बराबर है। परंतु अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया जाए, अब देखो इसकी दूरी दीवार से अलग है, इसकी दूरी दीवार से अलग है, हर बिंदु की दूरी दीवार से अलग है। बात को समझिए। ये दीवार, ये लेंस है, ये मैंने हाथ रखा, अब मेरे हाथ के हर पार्टिकल की टीवी से दूरी सेम है। ऐसे रखूंगा तो अलग अलग हो गई ना। अब ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट की दूरी लेंस से अलग है। तो बड़े लोग क्या कह के गए, विद्वान लोगों ने क्या कहा, ऐसी स्थिति में किनारों किनारों की क्या बना दो, इमेज। इस बिंदु की दूरी यूए, इसकी इमेज बना दो, इसकी दूरी यूबी, इसकी इमेज बना दो, बाकी सारे बिंदुओं की इमेज इनके बीच में ही बनेगी। मतलब कितनी बार लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बताओ, कितनी बार, 2 बार। एक बार किसके लिए, ए के लिए, और एक बार बी के लिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां 2 बार क्यों नहीं लगाना पड़ा, बिंदास बोलो, क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हर पॉइंट की दूरी सेम थी, यहां हर पॉइंट की दूरी अलग है, तो 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जो मैग्निफिकेशन आएगा उसे बोलते हैं ml। व्हाट इज ml, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। वो था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। सोचो ये हाइट होगी या लेंथ होगी, लेंथ। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसकी इमेज बना दो यहां। आज शाम की क्लास सबके लिए है। आज केवल इन्हीं सब बातों पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स चर्चा करेंगे इसी पर। लेंस 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 केवल। सर एक छोटा सा डाउट आ रहा है, उसका जवाब मैं 20 मिनट बाद दे पाऊंगा। यार बिंदु ए पास में था, इसकी इमेज कहां बनाई, दूर देखो। जबकि बिंदु बी कहां था, दूर, उसकी इमेज कहां बनाई। इसके जवाब के लिए 20 मिनट रुकना पड़ेगा। अभी जो लिखा है वो बना लीजिए। डाउट आना चाहिए आपको, अगर नहीं आ रहा तो फिर गलत है, आना चाहिए। बिंदु ए लेंस के पास है और उसकी इमेज दूर बनाई है। क्यों, इसका उत्तर आएगा, इंतजार करिए 20 मिनट। आपको बताएगा इमेज की लेंथ कितनी हो गई। इमेज की लेंथ बताओ, लेंथ डायग्राम देख के बताओ। वी ए माइनस वी बी। ऑब्जेक्ट की लेंथ बताओ, ऑब्जेक्ट की लेंथ बताओ, ये लेंथ यू बी माइनस यू ए। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बहुत कम सवाल है, 2 ही प्रश्न है, ज्यादातर तो हाइट वाले ही बनते हैं। ट्रांसफर्स को बोलते हैं हाइट वाला मैग्निफिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, लंबाई वाला मैग्निफिकेशन। लंबाई, ऐसे देखो, ऐसा शेप याद करो, देखो मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, ये हाइट कम ज्यादा कम ज्यादा, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। इसे लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या हो रहा है, ये लंबाई कम ज्यादा लंबाई कम ज्यादा, ये ऊंचाई। ऊंचाई वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्स, लंबाई वाले को लॉन्गिट्यूडनल। ये लंबाई है या ऊंचाई है, चित्र में लंबाई है और इसमें ऊंचाई है। सही बात है। तो इसका हिंदी नाम लिख लो, लंबाई वाला मैग्निफिकेशन। और पूरा हिंदी वाला नाम तो है इसका अनुदैर्ध्य आवर्धन। चलिए बढ़े आगे। अब इनको क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं ताकि अपन को सारी बात क्लियर हो, फिर और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट having height 5 centimeter, an object having height 5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter 30 centimeter from the lens, 30 centimeter from the lens. Then discuss about image. Discuss about image. अब साइन खेलो बस। साइन अगर आपने ईमानदारी से खेल लिए तो काम हो जाएगा।
बार बार बैठाओ, 10 मिनट लग जाए सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, ये 5-6 सवाल ही समझने होते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो U30 नहीं, -30 पहला गड्ढा वहां लिख लो। ऑब्जेक्ट के कोई शर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट के बारे में नो इंफॉर्मेशन, टेक इट एज अ रियल ऑब्जेक्ट, लिख लो। हम सबका अधिकार है फिजिक्स में, सब नंबर ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, रियल। यू कितना, -30। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव। हर बात लिख बेटा, 5 सवाल में लिख ले बस मेरे कहने पर, और फिर करना ना, 20 सवाल हैं, भर भर के हैं मॉड्यूल में, ईएलपी में, कॉन्सेप्ट बिल्डर में, करना ना, कहां दिक्कत है। 5 सवाल पूरी ईमानदारी। अब फॉर्मूला लगा, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। v पता नहीं, अननोन का साइन नहीं रखना, u -30, f +20। बार बार बोलो, अननोन का साइन नहीं रखा जाता, और फॉर्मूले में सभी चीजें साइन के साथ रखी जाती हैं। तो 1/v प्लस 1/30, 1/20, 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम 60, 20 या 60, 30 दूना 60, 1/60, v कितना 60, 60 मत बोलो, 60 मत बोलो, +60 बोलो। +60 क्या बता रहा है घनश्याम, रियल इमेज, रियल इमेज, क्योंकि v क्या आ रहा है, पॉजिटिव, रियल इमेज। +60 रियल इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, HI/HO बराबर V/U। HO 5, V 60, U -30, HI -10। माइनस का मतलब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। कैसे पता चला इन्वर्टेड, माइनस आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। हर साइन कुछ कहता है, बस उसे बात करनी आनी चाहिए। काफी तो शब्द तुम समझ लेते हो बगैर कहे, इनको भी समझा करो। हाँ, मैजिक वर्ड तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, इनको भी समझो। V पॉजिटिव आया, रियल। HI नेगेटिव आया, इन्वर्टेड इमेज। ये एक सबसे बेसिक सवाल है, सबसे बेसिक। ये अपने यो शानदार टकाटक आना चाहिए, सबसे प्यारा सवाल है ये। तो है साहब 10वीं क्लास की अप्रोच। अब मैं आपको फास्ट अप्रोच बताता हूं, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल और जल्दी कैसे हल किया जाता है, बहुत तेज। ये तो है 10वीं की अप्रोच, किताबी अप्रोच है ये, ठीक है। अब देखना मेथड 2 कितना फास्ट किया जा सकता है, देखना। उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज याद होने चाहिए वो देखना। m का फॉर्मूला F/F+U। m बराबर होता है HI/HO, तो HI बराबर m इंटू HO। m बराबर होता है V/U, तो V बराबर m इंटू U। अब सुनना, आप 5-6 बार बोलना पड़ेगा। अगर हाइट को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइट ऑफ इमेज आ जाता है। अगर दूरी को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इमेज की दूरी आ जाती है। मेन हीरो कौन है, m। रियल हीरो कौन है, m। m निकाल लिया तो लाइफ झिंगा लाला। m निकालना आना चाहिए। यही प्रश्न जो पूरी स्लाइड में हुआ है, मैं आपको 2 स्टेप में करके दिखा देता हूं, देखना आप 2 स्टेप में कैसे होगा। m बराबर F/F+U। F बोल, F बोल, प्लस का
20, एफ प्लस का 20, यू माइनस 30, 20 माइनस 30 माइनस 10, 20 बटे माइनस 10 माइनस 2, एम आ गया। अब हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो सीधा एम को मल्टीप्लाई करो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, कितना 5, देखो सीधा आ गया -10। दूरी चाहिए, दूरी चाहिए, एम को मल्टीप्लाई करो यू से, यू बताओ -30 प्लस 60, भाई सब आ गया सब, ये देखो -10 प्लस 60 सब इतने से बच गए। एलसीएम लेना, ट्रांसफर करना, रिवर्स करना, फॉर्मूला लगाना सब हट गया, सीधा एम निकालो। एम रियल हीरो है, एम सही निकाल लिया तो सारा काम सही हो जाएगा। एम को नमन है, एम को नमन है, एम को नमन है। रियल हीरो कौन? एम। बस एम निकाल लिया, सब कुछ काम हो जाएगा। एम सही निकालो, एम को मल्टीप्लाई करोगे एचओ से, इसको दिमाग में बैठाओ 5-7 बार, ये कोने में लिखो। एम को एचओ से, कोई दिक्कत नहीं, नए लगवा देंगे, नए लगवा देंगे। एम को एचओ से करेंगे तो क्या मिलेगा? एचआई। एम को यू से करेंगे तो क्या मिलेगा? वी। कोई ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, कोई फालतू बात नहीं करेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बस बस, अब सुनो, अब देखना क्या कहना चाहता हूं मैं। वही सवाल है पर पूछने का अंदाज अलग है। लिखिए, सवाल लिख लीजिए। वही क्वेश्चन है पर अलग तरह से दे रखा है। अब अगर आप समझदार से समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन में फोकल लेंथ की जानकारी नहीं है, तो पता चला क्या करेंगे? पावर वाले अपने जबरदस्त तरीके से पहले पावर और फिर क्या निकालना पड़ेगा? फोकल लेंथ। सर ये फोकल लेंथ दे तो रखी है 20, अरे लाला ये फोकल लेंथ नहीं है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये 2 बार आया हुआ है आईपीएमटी में, इसमें 2 सवाल मिक्स हो गए। पहले पता है तुझे क्या करना है? पहले अपन को पावर निकालनी है, पावर से क्या निकालना पड़ेगा? फोकल लेंथ। चलिए तो पहले पावर लगाओ, आज इसलिए पावर सिखाई थी आपको, आते आते याद करो। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम तो पावर पॉजिटिव, गलत मत करना तुम, हाँ बहुत भरते हो। वहां कोने में लिखो, क्वेश्चन में फोकल लेंथ की जानकारी नहीं है। अरे ठंडा पानी कौन भेजता है ठंड में? एकदम ठंडा पानी है, हाथ तो लगाए, 1 घंटा रखो तो भी ठंडा है। इन्फिनाइट आ रहा है, अरे वो यू गड़बड़ लिख दिया मैंने। सवाल ओ सवाल वही रखना था मुझे, 30 रखो। हाँ वो इन्फिनिट आना ही चाहिए था ना, क्योंकि फोकस ही तो हो गया वो। अगर 20 में रख दोगे तो फोकस हो गया ना वो, तो 30 कर दो।
हाँ, तीस ही था, तुमने सही नहीं देखा था। हाँ, ऐसे बोला करो, हाँ सर मेरी गलती थी सर, आपने तो सही लिखा था, अज्ञानतावश मैं सही नहीं देख पाया। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, अब सही लिखना। हाँ, वही आंसर आएगा ना यार, एफ तो वही आ रहा है ना। तो सॉल्व कर रही है क्या पूरा? हाँ जी, पावर कितनी? 5। तो बायो पढ़ना, फिजिक्स तो अपन से मतलब यूं बल्ले बल्ले है फिजिक्स में तो। हाँ, पावर कितनी? 5 डायप्टर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 20 हो गई तो सवाल पिछला वाला बन गया। पन्ना पलटो, पिछले सवाल में फोकल लेंथ कितनी थी? 20 ही तो थी। क्या बात सही है क्या? देख लो, अभी अभी मिलूंगा, गले मिलूंगा तेरे से, चिंता मत कर। अब क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं गिवन है, पहले क्या निकालना पड़ेगा? पावर। पावर बोलो। कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की म्यू कम, पावर पॉजिटिव, डिफरेंस 0.5, 20 नहीं 0.2 इंटू 2। जिसको ये उर्दू के शब्द लग रहे हैं वो पढ़ लेना घर जाकर। पावर, हाँ, पॉइंट पॉइंट 2 से 2 प्लस 5, ये आना ही है सवाल। पावर से फोकल लेंथ 100/f, तो f कितना? 20। प्लस 20 आते ही, अब सॉल्व मत करो, अब लिखो। अब क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया। देख लो, सेम डेटा दिया है जानबूझकर कि आपको सॉल्व नहीं करना है। वही आंसर आएगा। v कितना आया था उसका, प्लस का 60, और हाइट ऑफ इमेज वही आंसर आएगा। और आप दोनों सवालों को समझो और अपना दिमाग बिल्ड करो कि अगर फोकल लेंथ दे दी तो आसान है, और अगर फोकल लेंथ नहीं दी तो मुझे पहले फोकल लेंथ निकालनी आनी चाहिए। इसको AIPMT स्टार लगाओ, PYQ लिखो और इसको बॉक्स में डालो। ये सवाल अपन को बार बार दिखेगा क्योंकि इसमें पावर भी काम आ गई। इसको पूरे को बॉक्स में डाल लो, ये रिवाइज करने वाला सवाल है। पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन के साथ बॉक्स में डाल लो। उससे क्या होता है, बॉक्स हाईलाइट रहता है, आपका ध्यान वहां जरूर जाएगा। बोलो, ये बात ओके है? आगे बढ़े? चलो, हाँ बोलो। लेंस के दोनों तरफ म्यू अलग अलग हो तो क्यों घबरा रहा है? फिर इंटू 2 क्यों करेंगे? अलग अलग आ जाए। हाँ, तो फिर वो लाइट की डायरेक्शन देगा, क्योंकि अगर म्यू अलग अलग हो जाएगा तो पावर तो वही आएगी, पर फोकल लेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। सोच, यहाँ 1.4 होता तो वो ऐसा तीर का निशान देता, तब म्यू टू कितना लेंगे? 1.4। और ऐसा तीर का निशान देगा तो पावर तो सेम आएगी। पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ, परंतु फोकल लेंथ तो डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी बता? P बराबर होता है म्यू टू बाय एफ। म्यू टू फाइनली रेस जिसमें जाएंगी, यहां से आएंगी तो 1.4 में जाएंगी, यहां से आएंगी तो 1 में। आई बात समझ? चलिए अगला लिखें, अगला नोट लगाइए। अब मैं थोड़ी सी गणित सिखा रहा हूं, वो गणित देखिए, थोड़ी सी गणित समझिए। सभी लोग बोर्ड पे देखो। अब फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ले सुन सुन, बात मत कर रहे भाई ऐसे। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। सभी लोग बोर्ड पे देखना। 1/v का होगा -1/v² dv/dt। 1/u का होगा -1/u² du/dt। पर मजे की बात है 1/f का 0 होगा।
पूछो क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। सर ये इतना कैसे कठिन लिख दिया, ये भी समझा दो। आओ समझ लो, अपने क्या दिक्कत है। डी बाई डी एक्स और 1/x करना है, तो सर log x होता है ना। अरे वो इंटीग्रेशन होता है, बूढ़े हो जाना बूढ़े, है ना, तो अभी अपने डाउट ही रहेगा। वो इंटीग्रेशन होता है, ये क्या है? डिफरेंशिएशन। तुम्हें शर्म थोड़ी ना है, रोज तुम्हारी उम्र बढ़ रही है एक एक दिन, पर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन, ये क्या है? डिफरेंशिएशन। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, -1, -1/x²। तो 1/x का क्या हुआ? -1/x²। 1/v का क्या होगा? -1/v²। और चूंकि ये v और t है, तो v का एक बार और करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? चेन रूल। बोलो सही बात है? अब सुनते जाना, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस माइनस प्लस 1/u² du/dt बराबर 1/v² dv/dt। ये कट गया। अब इसको ये नीचे ले जाओ, तो ये हो गया dv/du बराबर, ये इधर गया, ये इधर आएगा, v²/u²। याद करो, v/u होता है m, तो ये हो जाएगा dv/du बराबर m²। ये सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। ये रिजॉल्व कर दिया, कोई अपन को मैथ्स की जरूरत नहीं है, सीधा अपन को पता हो ये फॉर्मूला होता है, और इसको जब डिफरेंशिएशन करके हल करेंगे तो आंसर आएगा dv/du बराबर m²। सीधा अपन को रिजल्ट याद होना चाहिए। लिख लीजिए, dv/du बराबर m², dv/du बराबर m²। बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। dv/du बराबर m²। अब इसको थोड़ा खेलेंगे इस फॉर्मूले से, फिर अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज की क्लास का टारगेट बताओ प्लस का। सिर्फ ये जो बातें पढ़ी हैं, इन्हीं पर क्या करेंगे? क्वेश्चंस, इन्हीं पर भर भर के, ताकि मेरे प्लस माइनस की सारी बातें समझ में आ जाएं। और वो चाहें तो आप सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी कॉपी कर लेना, तो आपके वो अच्छे अच्छे सवाल कॉपी में भी आ जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, बाद में पढ़ोगे तो आनंद आएगा। चलो अब सुनो, हाँ 9:15 वो शाम वाला बैच भी घर जाके खाना खा के पढ़ लेना। सवार तो छूटते ही हैं, जाएंगे खाना खाएंगे 9:15 9:30, ताकि वो बच्चे भी अटेंड कर लें। चलो अभी बोर्ड पे देखना, बोर्ड पर इसको खेल रहे हैं थोड़ा इसके साथ, देखें। तो dv/du बराबर m² तो है ही। अब ध्यान से देखो, dv/du को क्या लिख सकते हैं, देखना, ये है डेल्टा v अपॉन डेल्टा u। तो डेल्टा v बाय डेल्टा u इज ml, तो dv/du को भी हम ml लिख सकते हैं। तो ml बराबर क्या आ गया? m²। दिस इज अ रिलेशन विच कनेक्ट longitudinal magnification and transverse magnification, but this formula is applicable only for object is small। क्यों सर, स्मॉल के लिए ही क्यों लागू होगा? आपको सोचो, ओरिजिनली वो था डेल्टा v बाय डेल्टा u, जबकि तुमने यहां क्या लिखा है? तो ये डेल्टा v और dv में कोई अंतर होता है क्या? डेल्टा h और dh में कोई अंतर होता है क्या? बचपन से पढ़ रहे हैं, एक बड़ा चेंज और एक, ये तो पढ़ा हुआ ही है। अब छठी क्लास वाला या 10वीं क्लास वाले बच्चे ने पहली बार सुना, वो कहीं पढ़ रहा है, प्री फाउंडेशन चला गया पढ़ने, तो डीएच और डेल्टा एच मास्टर ने बोल दिया, आपके पास आ गया, भैया डीएच और डेल्टा एच में क्या अंतर होता है? तो आप बोलोगे डेल्टा एच होता है बड़ा चेंज और डीएच होता है, ओके, तो मुझे सर ने भी समझाया था कि बड़ा चेंज और छोटा चेंज होता क्या है रियलिस्टिक, इसके मायने क्या हैं? आप कहोगे यार 11वीं पढ़ा 12वीं पढ़ा लास्ट यार, ये डीएच डेल्टा जो है हर बार यही बोला गया, छोटा चेंज और बड़ा चेंज, तो इसके मायने क्या है? अब उस बालक को तो ऐसे शब्द समझाने हैं जिससे वो खुश हो जाए। तो आप सुनना,
आपने अपने घर के बाहर पौधा लगाया, सुबह सुबह पौधा लगाया, मैं शाम को ही आ गया, बता बेटा पौधे की हाइट में कितना परिवर्तन हुआ। आप हंसने लग जाओगे, सर कैसी बातें करते हो, सुबह ही तो लगाया था, आपको व्हाट्सएप किया था मैं सुबह पौधा लगा रहा हूं और आप शाम को ही आ गए, अभी कैसे हाइट में चेंज आएगा। आप हंसने लग जाओगे। पर आप जरा सोचो, अगर मैं उसको 6 महीने पूरा पानी, खाद, धूप सब कुछ उसका प्रोटेक्शन करूंगा तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। क्या वो एकदम से बड़ी होगी या हर सेकंड बढ़ रही होगी? तो क्या सुबह से शाम तक नहीं बढ़ी होगी? तुमने हंसकर टाल दिया, पर तुम थोड़ी विज्ञान सोचो तो हर सेकंड उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो सुबह से लेके शाम तक जो ऊंचाई में परिवर्तन हुआ वो है डीएच, और 6 महीने बाद जो परिवर्तन हुआ वो है डेल्टा एच। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, उसकी ऊंचाई जन्मदिन वाले दिन नहीं बढ़ती कि 2 साल से 3 साल में हुआ तो 3 साल के रात को 12 बजे ही बढ़ी, लो साहब 1 साल बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता। उस बच्चे की हाइट का ग्रोथ हर सेकंड होता है। तो सुबह से शाम तक की हाइट में ग्रोथ वो डीएच है। और 1 साल बाद जन्मदिन पर जब उसके नाना नानी ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा रात को नहीं हुआ, वो 1 साल में पूरा पूरा धीरे 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 बड़ा हुआ है। भाई नाना नानी तो जन्मदिन पे आए, 30 साल की जन्मदिन की पार्टी हुई, उसमें नाना नानी आए, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे बहुत बड़ा एकदम से नहीं हुआ, रोज डीएच 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 बढ़ा, तब जाके उसकी हाइट में कितना चेंज आया, डेल्टा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो वहां डेल्टा बी बाय डेल्टा यू था दोस्तों, और यहाँ क्या है, डीवी बाय डी यू। देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। बोलो क्या ये बात सही है? तो इस बात का ध्यान रखना। फिर इसी फॉर्मूले को और खेलो, डीवी बाय डी यू बराबर एम स्क्वायर, डी को वहां भेज दो, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया बताओ, dv बाय dt, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन dv बाय dt। अरे एक्सिलेशन तो तब बनता जब ऊपर v वेलोसिटी होती। अपने तो रट्टे मारे पड़े, dv बाय dt। हाँ सर, सर एक्सिलरेशन। अरे dv बाय dt एक्सिलेशन तब होगा जब v क्या होगा, वेलोसिटी। यहाँ v वेलोसिटी थोड़ी ना है, v कौन है, इमेज की दूरी, इमेज की दूरी बटे समय, वेलोसिटी। किसकी दूरी, इमेज की, तो वेलोसिटी भी किसकी, इमेज की। देन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस, क्योंकि दूरी हमेशा कहां से नापते हैं, लेंस से। ये वेलोसिटी आप देखें बच्चे, सब में क्या आ रहा है, m, इसलिए m रियल हीरो। देखो यहां भी m स्क्वायर आया, यहां भी m स्क्वायर आया, फॉर्मूले में भी m है, इसलिए कहा जाता है m बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए। m के कोने में फॉर्मूला फिर लिख लो, कोई शर्म नहीं है, f अपॉन f प्लस यू। m का नाम लिख लो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। m का नाम फिर लिख लो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बोलो बात बनी? अब इन फॉर्मूले का रटना अलग है और इसका सवाल में अप्लाई करना अलग है, तभी तो फिजिक्स कठिन है। फिजिक्स का लड़ाई क्यों है, क्योंकि एक होता है याद करना और एक होता है उसको अप्लाई करना। यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है, इस गैप के कारण ही सब्जेक्ट कठिन लगता है, और कुछ नहीं है। सूत्र आपको कहा जाए, आप 15 मिनट में तैयार हो जाओगे, हाँ सर पूछ लो कितनी बार भी, डीवी बाय डी यू बराबर एम ए स्क्वायर, एम एल बराबर एम स्क्वायर, वेलोसिटी बराबर एम स्क्वायर वेलोसिटी, आप 10 मिनट में सूत्र याद करके आ जाओगे। पर किन प्रश्नों में इनको अप्लाई किया जाएगा, वो जो गैप है ना, उस गैप के कारण ही विषय को कठिन कहा जाता है। और वो गैप बढ़ सकते हैं केवल क्वेश्चन पढ़कर, समझकर,
बार बार रिवीजन करके। अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है, पर उसमें लगेगा यही। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। An object is placed at a distance of 30 centimeter from convex lens, 30 centimeter from convex lens, having focal length 20 centimeter, having focal length 20 सेंटीमीटर। प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, पर पहले यही झंडा गाड़ो। क्या झंडा गाड़ना है? ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, हर चीज लिखी हुई है। ये देखो, ये देखो, इसी में गलती होनी है, इसको ही तो सीरियसली लेना है। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं, टेक इट रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू इज नेगेटिव। जब ये 20 सवाल में लगाओगे याद हो जाएगा। 2 सवाल करके ही छोड़ दोगे, डर बना रहेगा। 20 सवाल लगाओगे ईएलपी के मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट बिल्डर के, बार बार लिखोगे तो अपने आप डर हट जाएगा। इतना सा अंतर है। अब 30 सेंटीमीटर, तो मैंने यू लिख दिया भैया -30। यहां कोने में भी लिख दिया कि यार सर तो कहते हैं बहुत अच्छा काम करो, सीखता ही नहीं हूं मैं, कुछ भी मेंशन नहीं है रियल। सर यूं एक एक शब्द छाप देते हैं, मैं पता नहीं आलस लापरवाही में होशियारी में रह जाता हूं, और सर तो रुकते ही नहीं है, ठकाठक लिख देते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है रियल ऑब्जेक्ट, यू कितना माइनस, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 20 नहीं +20। तो प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, पर मैंने माहौल बना लिया कि यार ये तो यही होगा। फुल स्टॉप। प्रश्न पूरा लिखें। नाउ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, now the object is displaced towards the lens by 1 mm, by 1 mm। अब ये क्या है भाइयों, इसको समझो। यहां मेहनत कर लोगे, मिरर में समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। बात करो, ऑब्जेक्ट को खिसकाया। अब बता, खिसकाने से क्या बदलेगा? यू ही तो बदलेगा भाई। दीवार लेंस से मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं लेंस की तरफ खिसका तो मेरा यू बदल गया ना। पर देख 1 mm, बहुत छोटा, मतलब ये जो शिफ्टिंग हुई है दिस इज डी यू, यही समझना था, ये डी यू है। कैसे पता चला? प्रश्न चल रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और उसने खिसकाया मिलीमीटर में। इसका मतलब ये डी दे रखा है। आराम से बात कर लो, अपने कोई टेंशन नहीं है। वापस, ऑब्जेक्ट को खिसकाना, ये मैं 10 कदम खिसक गया, क्या बदल गया? यू। अब मैं ऑब्जेक्ट को मैंने जरा सा खिसकाया 1 mm, बस यू बदला है, पर ये डी माना जाएगा क्योंकि mm है, जबकि प्रश्न किस में चल रहा था? सेंटीमीटर में। तो ये कौन है बताओ? डी यू। आगे लिखो, देन फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द इमेज। बताओ क्या पूछा है? शिफ्टिंग ऑफ इमेज क्या पूछा है? डीवी। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, डीवी बाय डी यू बराबर m²। रियल हीरो m की फिर जरूरत पड़ेगी।
हाँ आया, बताओ। तो पहले एम निकालो, इसलिए तो इसको रियल हीरो बोला है। हर जगह एम चाहिए, हर जगह एम चाहिए। एफ 20, 20 माइनस 30, 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, एम -2, एम -2। अब dv बाय du बराबर एम स्क्वायर। dv du कितना, 1 mm मान लिया प्लस का, -2 का स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है, 4 mm। अब ऑप्शन में दो होंगे, ऑप्शन में दो होंगे, 4 mm टूवर्ड्स लेंस या 4 mm अवे फ्रॉम लेंस। अब सर इसका उत्तर कैसे दे दूंगा, 4 तो आ गया था मेरा, पर एग्जाम ने फिर फंसा दिया। भाई साहब वो तो और मजे ले रहा है। तो अब आप देखना, हर चीज बड़ी लॉजिकल है। लेंस, ऑब्जेक्ट को आपने लेंस की तरफ खिसकाया, तरफ को आपने क्या माना, प्लस, और उत्तर भी प्लस में आया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट हुआ होगा, टूवर्ड्स द लेंस या अवे द लेंस। समझो ना, आपने आगे खिसकाने को पॉजिटिव माना है, तो आपने इस दिशा को पॉजिटिव माना, और आपका आंसर भी डीवी भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब इमेज कहां खिसकी, अवे फ्रॉम द लेंस। सर ये थोड़ा सा मेरे ऊपर से गया, चल मैं वापस समझाता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा है। आपने ऑब्जेक्ट को कहां खिसकाया, आगे। आपने आगे की दिशा को क्या माना, पॉजिटिव। बोलो, आपने पॉजिटिव रखा और आगे की दिशा को पॉजिटिव माना, उत्तर क्या आया, पॉजिटिव। मतलब बताओ, पॉजिटिव आया तो मतलब कहां गए, आगे ही तो गए, उसी दिशा में। उसी दिशा में गए तो बताओ कहां गए, लेंस से दूर चले गए। क्या हाँ समझ में आ रही है बात, लिखें। अब देखना, वेरियस केसेस, 3-4 मैं आपको चित्र बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाएं और समझें कि इमेज इन्वर्ट इरेक्ट क्या होती है। दसवीं कक्षा के चित्र हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलूंगा, उसके हिसाब से इमेज भी बदलेगी। मैं ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रख रहा हूं, आप खुद बताना कोशिश करना, ये कहां रखा, इन्फानाइट और 2f के बीच में, ये बताइए, 2f और f के बीच में, ये बताइए, f और सेंटर के बीच में। डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। कुछ भी याद नहीं करना, अगर सही रे डायग्राम बना लेंगे ना, दूरियों का ध्यान रखना, जितनी दूरी पर f लो उतनी दूरी पर 2f लेना, बराबर बराबर होना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के चित्र बनाना। आज का होमवर्क नहीं है, आज है सिर्फ आप पढ़िए, ताकि हमें प्लस ऐप पे क्लास होगी तो आज हम होमवर्क नहीं दे रहे, ताकि वो 45 मिनट आप मेरे साथ न्यूमेरिकल करना, ठीक है, क्योंकि समय मैनेज करना जरूरी है। अगर मैं प्लस क्लास ले रहा हूँ तो सर मेरे 30-40 मिनट होमवर्क के आप बचा लो आज, ताकि हम वही न्यूमेरिकल कर लेंगे सारे के सारे अच्छे से। आज आप रिवीजन करें, कोई पेंडिंग काम है तो उसको निपटाएं, साथ में बने रहिए तभी काम होगा।
चलिए अब क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ इन चारों चित्रों में, क्या अंतर है पहले बोलो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग है। तो फिर हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इमेज कहां बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश बनेगी या एनलार्ज बनेगी, ये सब सीखना चाहते हैं। और मजे की बात है वो रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने चित्र बनाऊंगा और सारे उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में तुम रटते थे, 2f पे रखते हैं तो कहां बनती है, f और 2f पे रखते हैं तो कहां बनती है, इन्फिनिट और 2f पे। यहाँ कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस सही चित्र आप देखो मैं कैसे बना रहा हूं, और सब में एक जैसा नियम कानून देखना, देखना मजे आएंगे आपको। ये पैरेलल रे आई, बताओ पैरेलल कहां से, फोकस से, ये देखो फोकस से पास कर दी, कोई भेदभाव नहीं। पैरेलल रे आई, फोकस से पास कर दी, पैरेलल रे आई, फोकस से पास कर दी, पैरेलल रे आई, कहां से पास कर दी, फोकस से। देख लो सब में एक ही रंग बनाया, रे नंबर 1 पूरी हो गई, पैरेलल आई, फोकस से गई, देख लो रे नंबर 1, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई कमी नहीं, पैरेलल आई, फोकस से गई। अब कलर चेंज कर रहा हूं, दूसरी रे ला रहा हूं, एक बार संभालिएगा बोर्ड पे, दूसरी रे लेके आ रहा हूं, दूसरी सेंटर से जाएगी बिना मुड़े सीधी, ये देखिए ये बिना मुड़े सीधी। आंसर आने लग गए, यहां दोनों कट गई, बताइए कटते ही वहां क्या बनेगी, इमेज। ये देखो सब आंसर आ गए। एक बार इसको देखकर मुझे आंसर बताओ, उसी को जूम कर रहा हूं बस, बताओ इसको देख के आंसर बताओ, ईमानदारी रखना। हाँ जी आंसर बताइएगा, बताओ रियल या वर्चुअल। ये कैसे पता चला, दोनों रे वास्तव में कट रही हैं, कट रही है इसलिए रियल। और बोलो इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड। और बोलो छोटी या बड़ी, छोटी। और बोलो बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f, सब आ गए। कोई नियम कानून, बस आपने f2f सही बनाए हो दूरी पर, आपने टेढ़े मेढ़े बनाएंगे तो नहीं आएंगे उत्तर। मैं आपके सामने बना रहा हूं और एक जैसा नियम, आओ फिर एक बार और, फिर और एक बार और देखना। पहली रे आपके साथ बनाई, दूसरी रे देखो, सेंटर से जो आएगी सीधी निकल जाएगी। यार आप देखो खुद, आपको आश्चर्य होना चाहिए, यार क्या विज्ञान है। वही नियम कानून, वही लेंस, केवल दूरी बदलने पर ही इमेज की प्रॉपर्टियां बदल रही हैं। देखो आप, अब बताओ इमेज बड़ी है या छोटी है, बड़ी है। अच्छा रियल है या वर्चुअल है, रियल है, रियल है। बताओ रियल या वर्चुअल, रियल। इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड। डिमिनिश या एनलार्ज, एनलार्ज। और बताइए कहां बनी, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, या कह सकते हैं 2f और इंफिनिटी के बीच में। मुझे मन में 100% पता है, 100, 99 भी नहीं, कितना। पेपर में डायग्राम बनाने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएगा एक खाली पेज पे आ जाए कॉन्वेक्स लेंस पे निबंध लिखिए, नहीं आएगा। फिर भी बनवा रहा हूं, कारण है यहां से इतनी बातें अभी आपको सीखने को मिलेंगी ना, आपको आनंद आ जाएगा। और वो तभी आएगा जब ये चित्र समझोगे, चित्र समझना जरूरी है। अब देखो वही नियम कानून फिर बना रहा हूं, साथ देना, सेंटर से जो आएगी वो बिना मुड़े सीधी, देख तो, देख तो, देख तो, कहीं मिल ही नहीं रही, कहां बढ़ाऊं, पीछे, कहां बढ़ाऊं, पीछे। बताओ वर्चुअल या रियल, ईमानदारी, वर्चुअल या रियल, वर्चुअल। इरेक्ट या इन्वर्ट, इरेक्ट। ओहो ओहो,
एक बढ़िया कारण समझ में आया, कम ऑन, मुझे भी अभी पता चला पहली बार। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, क्योंकि अगर वर्चुअल इमेज बनी तो कैसी हो गई यार, ये अच्छा कारण पता चल गया आज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अगर वो रियल है तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। खुद देख लो, मैं तो नहीं कह रहा कि इसको रटो, चित्र आपके सामने, क्यों पूछ लो। वर्चुअल थी वो अपने आप कैसी बनी, इरेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। आप चित्र बना लो, रियल इमेज जब भी बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। और 2f पे रखते हैं तो सर ये तो याद है सर, 2f पे रखते हैं तो 2f पर ही बनती है, 2f पे रखते हैं तो 2f पे बनती है। साइज कैसा, सेम साइज। रियल है या वर्चुअल है, सर ये नहीं पता चल रहा रियल, बट सच कह रहा हूं सर, मैं सच कह रहा हूं। अरे रियल है, पूछो क्यों, क्यों, क्योंकि दोनों रेज आपस में कट रही हैं, इसलिए कैसी इमेज है, रियल। रियल इमेज इन्वर्ट या इरेक्ट, इन्वर्ट। तो याद रखना 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी 2f पर बनती है। एक बार सवाल पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। आंसर 4f। कितना, 4f। देख लो 2f पे रखी तो 2f बनी, ये दूरी कितनी हो गई, 4f। जीरो आंसर भैया मिरर में आएगा, रट्टे पड़े हैं आधे अधूरे, बना लीजिए। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज सिर्फ इन्हीं चीज को वापस रिकॉल करना है। कल यहीं से कक्षा शुरू करेंगे और कल लेंस को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ब्रेक हो गया क्या, कल लग गई।